नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। अर्थम के संस्करण में आपका स्वागत है। 2 अप्रैल 2025 का दिन याद होगा आपको। यकीनन इतनी भी कमज़ोर याददाश्त नहीं है हमारी। इसी दिन डोनाल्ड ट्रंप ने लिबरेशन डे टैरिफ का ऐलान किया था। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था उन्होंने अपने देश में, और 1930 के स्मूथ हाउले एक्ट जैसा कानून सामने आया था और इसे दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षणवादी कदम कहा गया था। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ आए थे और पूरी दुनिया में आर्थिक तबाही की भविष्यवाणी की गई थी। आपको याद होगा, शेयर बाजार 4 दिन में 12% गिरे थे। मंदी की चेतावनियां आने लगी थीं। IMF ने पूरी दुनिया के विकास के अनुमान घटाए थे। ऐसा लगने लगा कि 1930 के बाद वाले दशकों जैसा हाल होगा। लेकिन 6 महीने बाद हम कहाँ खड़े हैं? ये चमत्कार ही तो है कि ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान अब संशोधित हो रहे हैं। उनमें मंदी नहीं बल्कि मजबूती की आकलन है। पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट कई साल के उच्चतम स्तर पर हैं। कंपनियों की कमाई 2021 के बाद सबसे तेज है। अमेरिका में भी मंदी नहीं आई। भारत में 50% टैरिफ के बावजूद आर्थिक विकास दर 6% से नीचे नहीं गई, 6.6 से 6.8% के आसपास है। चीन भी टिका है, ताकत बढ़ा रहा है। आसियान ने ज़ीरो टैरिफ पर डील करनी शुरू कर दी है। FDI बढ़ा है। यूरोजोन की अर्थव्यवस्थाओं में मजबूती है। ये तो पटकथा पलट गई है। कुछ ऐसा लगता है जैसे ग्रीक मिथिकों में फीनिक्स का जिक्र आता है, जो 500 साल जीता है और फिर वो खुद अपनी चिता बनाता है दालचीनी और सुगंधित जड़ी बूटियों से। आग लगती है, फिर वो पक्षी जल जाता है और उस राख से एक नया फीनिक्स निकलता है, जवान और जीवंत, और जो पुरानी राख को वापस सूर्य देवता के मंदिर ले जाता है। इस तरह के परिदृश्य को सिनेमा ने कई यादगार कहानियों में पकड़ा है। जैसे शशंक रिडेम्पशन 1994 की मशहूर फिल्म थी, जहां एंडी डुफ्रेन जिंदगी भर की सज़ा के लिए जेल में बंद है। वो 19 साल तक दीवार में छेद करता है रीटा हैवर्थ के पोस्टर के पीछे, और आखिर 500 गज की जगह से गंदगी में रेंग कर बाहर निकलता है, आज़ादी पाता है, जेल के भ्रष्टाचार को बेनकाब करता है। जेल ने उसे कैद किया था, मगर वो जेल को मजबूत कर देता है। या 2004-2000 की फिल्म देखें, ग्लैडिएटर, आपको याद होगी, जिसमें मैक्सिमस है। परिवार छीना गया, रुतबा ख़त्म, गुलाम बनाया गया। ग्लैडिएटर एरिना में मौत के लिए उतरा, उठा, लड़ाई दर लड़ाई, जनता से ताकत ली और आखिर कलसियम में भ्रष्ट सम्राट का सामना करता है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने हमें यह दिखाया कि दबाव सिस्टम को तोड़ता नहीं बल्कि नया बनाता है। और हमारे ताज़ा इतिहास में ये लगातार तीसरी घटना है जब बड़ी मुश्किलों के बावजूद कोई महामंदी नहीं आई। झटके तो लगे, मगर अर्थव्यवस्थाओं ने नए तरीकों से खुद को संभाल लिया। पहला था लीमैन का पतन, दूसरा था कोविड, और तीसरे हैं ट्रंप के टैरिफ। कैसे हुआ यह सब? दुनिया ने कैसे हरा दिया डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को, और वो कैसे हरा रही है इस समय डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ योजनाओं को? ट्रंप के टैरिफ की कहानी बड़ी दिलचस्प है, और आज जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक दुनिया में टैरिफ युद्ध का सबसे बड़ा मोर्चा भी अब सुलह की मेज पर बैठ चुका है, यानी चीन और अमेरिका के बीच संधि हो गई है। आपके दिमाग में सवाल होगा कि वो कौन से आंकड़े हैं जो टैरिफ से जुड़ी हुई आशंकाओं को और अनिश्चितताओं को हराकर उभरे हैं। क्या तस्वीर है 6 महीने बाद दुनिया की? 2025 में जब टैरिफ आए थे तब पूर्वानुमान बेहद ख़राब थे। सामान्य आर्थिक मॉडल जो 2018 के टैरिफ से की भविष्यवाणी और उसके आकलनों पर आधारित थे, उस वक्त गंभीर खतरे की चेतावनी दे रहे थे। जैसे एल बजट लैब को लीजिए। एल बजट लैब के विश्लेषकों ने अनुमान लगाया कि 2025 में अमेरिका के सभी टैरिफ अमेरिका की GDP को करीब करीब 90 बेसिस पॉइंट 1% तक कम कर देंगे, और लंबे समय में अर्थव्यवस्था में कम से कम 60 बेसिस पॉइंट की या 0.6% की गिरावट आएगी। यानी हर साल करीब $180 बिलियन का नुकसान होगा अमेरिका को। कुछ और विश्लेषण थे जो और बड़े निराशावादी थे। रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी ट्रेड इंडस्ट्री के कंप्यूटेबल जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल ने भी अमेरिका की GDP में करीब 4% तक की गिरावट की भविष्यवाणी की थी। डर यह था कि व्यापार के पतन से क्लासिक वैश्विक मंदी आएगी, लेकिन जो वास्तविक मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। पहले आप ये टेबल अपने निगाहों के सामने देखिए। अप्रैल में डर क्या थे पहले समझते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि अभी क्या हुआ। 2018 का असर पता है, इसलिए आकलन बेहद ख़राब थे। IMF का अनुमान था कि 2025 तक दुनिया की ग्रोथ में 2.8% की गिरावट आएगी, क्योंकि टैरिफ से बाजार रुक जाएगा। WTO डरा हुआ था, उसने कहा कि ग्लोबल ट्रेड की ग्रोथ 1% से भी कम हो जाएगी, क्योंकि
केवल 0.9% के आसपास रहेगी, क्योंकि माल ढोना, खरीद बिक्री बंद हो जाएगी। OECD की चेतावनी थी कि विश्व की विकास दर 2.7% पर रुक जाएगी, और अमेरिका और यूरोप में तो मंदी आना तय है। बाजारों में हाहाकार था। S&P 500 4 दिन में 12% गिरा। लोगों को लगा कि ये तो कोविड जैसी परिस्थिति है, सब खत्म। JP मॉर्गन ने शुरुआत में अमेरिका में मंदी की संभावना को बढ़ाकर 60% तक कर दिया था, और ये भी कहा था कि 1930 जैसी स्थिति बन सकती है। एल बजट लैब ने कहा था कि अमेरिका की को $180 बिलियन का नुकसान होगा। एक और मॉडल अमेरिका का जो RETI मॉडल था, उसने अमेरिका में 4% की गिरावट का अनुमान लगाया था। मतलब ये था कि भारी टैरिफ यानी दुनिया का व्यापार बंद और वैश्विक मंदी। अब देखिए अक्टूबर के आंकड़ों को जो हमारे सामने आए, और उन्होंने कैसे एक पूरी तस्वीर बदल दी जो चौंकाने वाली है। IMF ने कहा कि ग्लोबल ग्रोथ 3.2% रहेगी। अप्रैल का अनुमान था केवल 2.8% का। WTO ने कहा कि ग्लोबल ट्रेड की ग्रोथ 2.4% रहेगी, इस गति से बढ़ेगा। अप्रैल का आकलन था जब 1% से कम ही व्यापार की वृद्धि होनी थी, 0.9% के आसपास। अमेरिका का PMI 54.8 पर, 33 महीने की सबसे ऊंची बढ़त। जुलाई के बाद सबसे ऊंचा यानी कारोबार तेज। यूरोजोन का PMI 52.2 पर, 17 महीने का सबसे ऊंचा स्तर। सेवाएं मजबूत, फैक्ट्रियां स्थिर। भारत में आर्थिक विकास दर 6.6%, 50% टैरिफ के बावजूद। घरेलू बाजार और सुधारों ने बचाया। अमेरिका और चीन का व्यापार 14% से ज़्यादा गिरा, लेकिन वियतनाम और मैक्सिको ने उस व्यापार को संभाल लिया। चीन की विकास दर भी 5% पर टिकी रही। EV और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों ने मदद की। आसियान की विकास दर पूरी दुनिया से तेज। जापान का स्टॉक मार्केट नई ऊंचाई पर। यह लगभग एक बिल्कुल बदली हुई सी स्क्रिप्ट है आंकड़ों की, जो हमें अप्रैल से इसकी तुलना में अक्टूबर की तस्वीर बदलती हुई दिखाई देती है। अब अगला सवाल होगा कि क्या टैरिफ के बाद अमेरिका में मंदी का खतरा टल गया है? ऐसा क्या हो गया अमेरिका में? ट्रंप के 2025 के टैरिफ से अमेरिकी कंपनियों की कमाई पर भारी संकट आना था, इस बात के आकलन थे, क्योंकि एक सदी के सबसे ऊंचे टैरिफ लगा दिए थे डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका चरमरा जाएगा, कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी, इस तरीके के आकलन चारों तरफ थे। लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टी है। बड़ी कंपनियां न केवल बनी रहीं, टिकी रहीं, बल्कि फली फूली। उन्होंने टैरिफ अपना लिए और दौड़ती रहीं। पहले आप ग्राफिक देखिए, साथ साथ हमें समझते हैं कि करिश्मा कैसे हुआ, कंपनियों ने कमाल कैसे किया। सबसे बड़ा कमाल कि कंपनियों ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला बदल दी, अपनी सप्लाई चेन बदल दी। चीन से बाहर निकलने का खेल तेज हुआ। एप्पल ने वियतनाम में प्रोडक्शन बढ़ाया। नाइक के एडिडास ने दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में, इंडोनेशिया और वियतनाम में अपनी फैक्ट्रियां बढ़ा दी। फोर्ड और GM ने USMCA के तहत 85% व्यापार को इस संधि के तहत किया। कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको के बीच का कारोबार डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से मुक्त था। यहाँ गाड़ियों के पार्ट्स बनाए गए और बगैर टैक्स के अमेरिका में आते रहे। कंपनियों ने कीमतें बढ़ाईं। 70% बोझ ग्राहकों पर डाला, 30% बोझ खुद संभाला। कंपनियों ने $100 का एक प्रोडक्ट $102, $103 में बेचना शुरू किया, जिससे कि उनके नुकसानों में कमी आई। कंपनियों ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, AI ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया, पुराने स्टॉक का इस्तेमाल किया, सप्लायर से सस्ता माल लिया। और इसलिए येल बजट लैब ने बताया कि कीमतें उतनी नहीं बढ़ी जितना डर था। कीमतें केवल 2.3% बढ़ी। ग्राहकों पर बोझ तो बढ़ा, लेकिन कंपनी के मार्जिन बचे रहे। अलग अलग क्षेत्रों ने अपनी अलग अलग तरीके की भीतरी ताकत से इस टैरिफ का सामना किया। जैसे कि टेक कंपनियों ने AI बूम और सेमीकंडक्टर क्लाउड की बढ़ती हुई डिमांड के साथ अपने को खड़ा किया। फाइनेंशियल सेक्टर ने ब्याज दरों में कमी के कारण मुनाफे से अपने मार्जिन बचाए। सर्विसेज सेक्टर ने होटल, ट्रैवल ने IT और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ने बहुत सारे नई तकनीकों का इस्तेमाल करके अपनी कमजोरी को कम किया। यूटिलिटी कंपनियों का मुनाफा स्थिर था और उनके मार्जिन ऊंचे बने रहे। दरअसल बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां तो पहले से तैयार थीं, क्योंकि पहली ट्रंप सरकार और महामारी के दौरान उन्होंने चीन पर निर्भरता कम करनी शुरू कर दी थी। 2025 में जब टैरिफ आए तो इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया गया। जनवरी से अगस्त तक अमेरिका को चीन से इंपोर्ट करीब 15% तक गिर गए थे, लेकिन कंपनियां दक्षिण पूर्व एशिया चली गईं, मैक्सिको चली गईं, कनाडा की तरफ मुड़ गईं, और इससे जो नई आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाई गईं, उन्होंने बाजारों को नई आपूर्ति का सहारा दिया।
कमज़ोर डॉलर से लागत बढ़ी, लेकिन ब्याज दरों में कमी और उत्पादक कंपनियों ने जो डिस्काउंट दिए अपने ऑर्डर्स को आगे बढ़ाने के लिए, स्टॉक्स को लिक्विडेट करने के लिए, उससे टैरिफ की लागत का एक बड़ा हिस्सा कवर हो गया। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि टैरिफ के बावजूद S&P 500 कंपनियों की कमाई यानी प्रति शेयर अर्निंग EPS 2025 में 7% बढ़ जाएगी। एल बजट लैब ने कहा कि टैरिफ से कुल कीमतें केवल 2% से ज़्यादा बढ़ी हैं। जो परचेजिंग पावर अमेरिका के भीतर है वो सुरक्षित है और इसका एक बड़ा हिस्सा उद्योगों को ट्रांसफ़र हो गया। उपभोक्ताओं पर बोझ आया, लेकिन कंपनियों के मार्जिन पर उतना बड़ा असर नहीं हुआ। तीसरी तिमाही में 2025 की तीसरी तिमाही में कंपनियों की जो मिक्स्ड नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 12.8% रहे। ध्यान रखें कि ये दूसरी तिमाही के बराबर हैं और 5 वर्ष के औसत से ऊपर है। 5 वर्ष का औसत 12.1% है। लगातार छठी तिमाही है जब इतने टैरिफ के बाद भी कंपनियों के प्रॉफिट बेंचमार्क मार्जिन बेंचमार्क से ऊपर निकल गए हैं। 85% S&P 500 कंपनियों ने अपने राजस्व अनुमानों को, गाइडेंस को पार किया, जो 2021 के बाद पहली बार ऐसा हुआ। इस साल की दूसरी तिमाही में कंपनियों के लाभ करीब 4.8% सालाना बढ़े। तो अमेरिका का कॉर्पोरेट सेक्टर जो टैरिफ का सबसे बड़ा निशाना था, जिसकी परिस्थिति सबसे ज़्यादा जटिल और सवालों में थी, उसने बेहद रेजिलियंस के साथ, बेहद क्षमता के साथ इनका सामना किया और इसीलिए आज हमें शेयर बाजारों में तेजी दिखाई दे रही है। अमेरिका की तो बात ठीक है। अगला सवाल होगा कि यूरोप की लंगड़ाती अर्थव्यवस्थाओं में रिकवरी कैसे आई? टैरिफ से तो इनका बुरा हाल होना था। यूरोजोन का कंपोजिट PMI 52.2 पर है, जो मई 2023 के बाद सबसे मजबूत है। अर्थव्यवस्था में तेजी बढ़ रही है। PMI जब 50% से ऊपर होता है तो वो बढ़त दिखाता है। नए ऑर्डर करीब 2.5 साल की सबसे तेज रफ्तार दिखा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन बढ़ा तो नहीं है, लेकिन गिरा भी नहीं है, स्थिर है। सेवाओं में की डिमांड ने, टूरिज्म ने, IT ने अर्थव्यवस्था को मदद दी है। ये टेबल देखिए जिससे आपको यूरोजोन की परिस्थिति दिखाई देगी। जर्मनी जैसे यूरोजोन की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कंपोजिट PMI मई में 2023 के बाद सबसे तेज बढ़त दिखा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में मजबूत वृद्धि है, मैन्युफैक्चरिंग में सुधार है। मैन्युफैक्चरिंग PMI कमज़ोर है लेकिन टिका हुआ है। चिप और सप्लाई चेन की समस्याओं के कारण ऑटो और इंजीनियरिंग में थोड़ी रिकवरी हमें धीमी दिखाई दे रही है। सर्विसेज PMI ठीक ठाक है, 54% के आसपास है और 8 महीनों में सबसे तेज आउटपुट हमें दिखाई दे रहा है। फ्रांस की स्थिति यूरोप में थोड़ी विकट है। फ्रांस राजनीतिक अस्थिरता से बीमार है, सभी प्रमुख इंडिकेटर नेगेटिव हैं। लेकिन इटली का कंपोजिट और सर्विसेज PMI उबर रहा है और अच्छी तस्वीर दिखा रहा है। टैरिफ ने ऑटो मशीनरी निर्यात को नुकसान पहुंचाया, लेकिन यूरोजोन के अंदरूनी व्यापार ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश ने संभाला है। और इस वक्त जबकि दुनिया के सबसे बड़े हिस्से पर टैरिफ लगे हुए हैं और टैरिफ की दर इतनी ऊंची है अमेरिका में, उसके बाद भी इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि यूरोप में मंदी खत्म होने की कगार पर है। स्पेन ने टैरिफ का झटका झेल लिया है क्योंकि निर्यात कम थे और घरेलू यूरोपीय मांग ने मदद दी थी। नीदरलैंड ट्रेड हब है, सबसे अच्छा कंपोजिट PMI है। जुलाई 2022 के बाद सबसे तेज ग्रोथ रही है। अक्टूबर में नीदरलैंड के सबसे बड़े बंदरगाह रोटरडम से ट्रेड बढ़ा क्योंकि ट्रेड चीन से यूरोप की तरफ मुड़ रहा था। यूरोजोन के देशों ने एक काम और किया, टैरिफ से बचे कनाडा और मैक्सिको में उत्पादन बढ़ाया और अमेरिकी बाजार को जाने वाला सामान इन देशों की फैक्ट्रियों में बनाया गया। इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कमज़ोर हुई इन देशों में, लेकिन उनको अमेरिकी बाजार में पहुंचने में दिक्कत नहीं आई। AI और सर्विसेज की मदद से अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश की गई। अब अक्टूबर में यूरोजोन में रोजगार बढ़ने लगे हैं और सरप्लस सेविंग बाजार में आ रही है। अमेरिका और यूरोप की बात तो हमें दिखी, बाकी अर्थव्यवस्थाओं का भी हाल देख लेते हैं। सवाल होगा क्योंकि वहाँ रिकवरी की क्या वजह है। दरअसल हैरानी इस बात पर है कि टैरिफ पूरी दुनिया पर आए और सभी देशों ने कुछ ना कुछ करते हुए खुद को संभाले रखा। हालांकि सबकी रणनीतियां अलग अलग थीं और यही सबसे दिलचस्प पहलू है। पहले एक और टेबल आप देखिए, फिर इसके बाद हम अलग अलग देशों पर आपसे बात करेंगे कि किस देश की परिस्थिति क्या है। ट्रंप के टैरिफ के कुछ ही महीनों के भीतर दुनिया ने इनके साथ रहना सीख लिया। जैसे कि चीन को लें, चीन में सबसे तेज बदलाव हुआ क्योंकि चीन टैरिफ का सबसे बड़ा निशाना था। 145% तक टैरिफ गए थे। अमेरिका सबसे बड़ा बाजार था, चीन को बड़ा झटका लगा, लेकिन चीन ने बाजार बदले। अगर आप आंकड़े देखें तो अमेरिका को जाने वाले निर्यात में तो करीब 15% की गिरावट आई, लेकिन जो गैर अमेरिकी निर्यात थे उनमें 15% तक की बढ़त हुई। यानी जितना नुकसान चीन के निर्यात को अमेरिका के बाजार से हुआ था, उसे non-US एक्सपोर्ट से कवर कर लिया गया। आसियान के साथ बायलैटरल ट्रेड 8.6% बढ़ा।
अफ्रीका को चीन के निर्यात में 24%, 25% की बढ़ोतरी आई और अमेरिका के बाद वो तीसरे सबसे बड़े भागीदार की परिस्थिति में आ गया। चीनी कंपनियों ने बड़े डिस्काउंट ऑफर किए दुनिया भर के बाजारों को, जिससे कि उनके निर्यात को में जो गिरावट आ रही थी वो रुकी। युआन को कमज़ोर किया गया, जिससे कि प्रतिस्पर्धा बढ़ी। रेयर अर्थ की ताकत का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि दुनिया के बाज़ारों में जगह मिल सके और सप्लाई चेन का पुनर्गठन किया गया। नतीजा ये कि चीन का जीडीपी 5 से 5.2% पर है और अमेरिका बातचीत की मेज पर आ गया। दूसरा देश है, दूसरा भूगोल देखते हैं। आसियान में वियतनाम को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वियतनाम ने चीन से जो ट्रेड डाइवर्ट हो रहा था उसका फ़ायदा उठाया। अमेरिका के इंपोर्ट में उसका हिस्सा 3.9% से बढ़ के 5.7% पहुंच गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर निर्यात का हब बन गया वियतनाम पिछले 3 महीनों में। 9 महीनों में करीब $18 बिलियन के आसपास का FDI आया, जो 8.5% ज़्यादा है पिछले साल से। 2025 में वियतनाम की विकास दर 10% पहुंच जाएगी। थाईलैंड और मलेशिया की भी ऐसी स्थिति है। यहाँ भी विकास दर में तेज बढ़ोतरी दिख रही है, क्योंकि चाइना +1 की रणनीति से यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। FDI में तेज बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और ये पूरा जोन, ये पूरा भूगोल दुनिया का सबसे बड़ा ग्रोथ टरबाइन होने वाला है। आसियान क्षेत्र जापान अपनी ग्रोथ रेट में जापान को पीछे छोड़ चुका है, ऐसा IMF ने अपनी ताज़ा आकलन में बताया। कनाडा और मैक्सिको, जिनसे सबसे पहले ट्रेड वार शुरू हुआ था, लेकिन चूंकि USMCA संधि थी, जो कि अमेरिका और नॉर्थ अमेरिकन देशों के बीच में, कनाडा और अमेरिका के बीच एक संधि है, एक स्पेशल व्यापार जोन है, इसलिए 25 से 35% का जो टैरिफ का झटका था वो इनकी अर्थव्यवस्थाओं को नहीं लगा। कनाडा का करीब 85% ट्रेड टैरिफ फ्री रहा। एग्रीकल्चर, ऑटो प्रभावित हुए, लेकिन बड़ा झटका नहीं लगा। मैक्सिको का 84% कारोबार टैरिफ फ्री रहा। नियर शोरिंग का फ़ायदा मिला। दुनिया के तमाम देश जो अमेरिका में बाजार में अपना माल बेचना चाहते थे, उन्होंने मैक्सिको और कनाडा को बेस बनाया और वहाँ से अमेरिका के बाजार में सामान भेजना शुरू किया। दोनों में की GDP में पहले गिरावट के अनुमान थे, 4% तक की गिरावट के अनुमान थे। IMF ने दोनों के अनुमान बदल दिए। अब दोनों का GDP स्थिर है। इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन बन रही है। 2026 में इस USMCA संधि का रिव्यू होने वाला है, समीक्षा होने वाली है, तब शायद इन्हें और बढ़त मिलेगी। जापान और EU की परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। जापान और EU ने अमेरिका के साथ टफ बार्गेनिंग की और बहुत अच्छी डील हासिल की, केवल 15% टैरिफ वाली। जापान ने जुलाई 2025 में डील की। ऑटो टैरिफ 27.5% से घटाकर 15% किए। $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और डोनाल्ड ट्रंप अभी जापान में उस संधि पर दस्तखत करके लौटे हैं, जहां उन्होंने अमेरिकी राइस के लिए और बीफ के लिए जापान के बाजार को खोलने पर जापान को राजी कर लिया है। तो जापान ने अपने निर्यात के लिए अमेरिका का बाजार हासिल किया और उसके बदले लेन देन में अपने बाजार में अमेरिका को हिस्सेदारी दी। EU ने सबसे लंबे समय तक अमेरिका के साथ वार्ताएं की और अंततः 15% के टैरिफ पर अमेरिका से समझौता हुआ। एयरक्राफ्ट और फार्मा सेक्टर को टैरिफ से एग्जम्प्ट रखा गया और इसके बदले $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करने का वादा किया गया और इसलिए EU को अच्छी डील मिली अमेरिका से। इससे एशिया और ट्रांस अटलांटिक में व्यापार बढ़ाया और ट्रेड वार टल गया और इसका नतीजा है कि हमने EU की अर्थव्यवस्था की तस्वीर आपको भी बताई। PMI बढ़ा है और मैन्युफैक्चरिंग को सहारा मिला है। भारत की भी बात देखें। भारत पर सबसे ज़्यादा टैरिफ थे चीन के बाद ब्राज़ील और भारत, 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी। 50% टैरिफ का असर सीमित रहा। IMF ने GDP की विकास दर बढ़ने का आकलन किया 6.6%। रुपया कमज़ोर था मगर निर्यात नहीं बढ़ा, लेकिन घरेलू मांग ने मदद की। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो भीतरी ताकत थी उससे टैरिफ का असर कुछ हद तक बराबर कर लिया गया। दक्षिण कोरिया ने एक और मजबूत डील हासिल की डोनाल्ड ट्रंप के साथ। 15% टैरिफ लगाया गया। ऑटो टैरिफ 25 से 15% आ गए और इसके बदले डोनाल्ड ट्रंप को $350 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का वादा किया कोरिया ने। और अभी डोनाल्ड ट्रंप अपनी एशिया की यात्रा में कोरिया के साथ भी इस संधि पर दस्तखत करके आए और इसके साथ उन्होंने डिफेंस की खरीद के लिए भी कोरिया को राजी कर लिया है। कोरिया की इसमें न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के लिए अमेरिका निवेश करेगा। तो एशिया की तीनों बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, चीन और जापान और कोरिया, और इसके साथ आसियान के देश मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अच्छी ठीक ठाक संधि पर सहमत हो गए हैं और इस संधि के दौरान उन्होंने अपनी भीतरी ताकत से अपने को मजबूत किया। भारत अभी ट्रेड डील्स की चर्चाओं से थोड़ा दूर है, संभावनाएं बनती दिख रही हैं। ये सवाल ज़रूर होगा आपके दिमाग में से देखते हुए कि वो कौन सी रणनीतियाँ थीं जिससे देशों ने इस बड़े टैरिफ से, इतने बड़े टैरिफ से खुद को मुकाबले के लिए तैयार किया। दरअसल पिछले 4 महीनों में अप्रैल के बाद
टैरिफ मई से लागू हुए, अप्रैल से अक्टूबर के बीच में दुनिया को पहली बार यह पता चला कि अर्थव्यवस्थाओं के भीतर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, कितना लचीलापन है। इन 6 महीनों में हर जगह डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने असर किया, लेकिन कंपनियों ने और देशों ने बेहद स्मार्ट रणनीतियों से अपने नुकसान को कम किया। आइए देखते हैं वो 5 तरीके जो सरकारों और कारपोरेट्स ने अपनाए इस टैरिफ का मुकाबला करने के लिए। पहला, सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन और नियर शोरिंग। चूंकि सबको पता था कि चीन पर केंद्रित मैन्युफैक्चरिंग का दौर खत्म हो रहा है टैरिफ आने के बाद, तो ज़्यादातर कंपनियों ने चाइना +1 की स्ट्रेटजी तेज की। प्रोडक्शन को वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको में शिफ्ट किया। एप्पल ने आईफोन और एयरपॉड्स का प्रोडक्शन वियतनाम में बढ़ाया, भारत में भी बढ़ाया, जबकि ऑटो मेकर्स ने कनाडा और मैक्सिको में जो डील के प्रावधान थे यूएसएमसीए डील, उसका फ़ायदा उठाया। वियतनाम का एफडीआई इसीलिए पहली 6 माही में 33% बढ़कर $21 बिलियन पर पहुंच गया। आसियान में एफडीआई पहुंचा, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल हब्स में नया उत्पादन शुरू हुआ और इससे टैरिफ का असर 70% तक कम हुआ, क्योंकि सप्लाई चेन इतनी लचीली थी कि दुनिया के देशों ने ट्रंप के टैरिफ के सामने उसे खड़ा कर लिया और अपने नुकसान काफ़ी हद तक सीमित कर लिए। दूसरी बात जो हमने शुरुआत में बताई कि दुनिया के तमाम देशों ने अमेरिका के साथ बेहद मजबूत नेगोशिएशंस किया। बजाय इसके कि वो रिटेलिटरी टैरिफ लगाते या जवाबी टैरिफ लगाते, उन्होंने अमेरिका के साथ सौदेबाजी की। किसी ने अमेरिका को अपना कृषि का बाजार सौंपा, किसी ने डिफेंस की डील की, किसी ने बोइंग के एयरक्राफ्ट खरीदे, किसी ने अमेरिका में निवेश का वादा किया। जितने भी देश आज आपको अच्छी ग्रोथ करते पिछले 6 महीनों में दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने अमेरिका के साथ तमाम शर्तों के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के तमाम टेंट्रम्स के बाद एक मजबूत डील की। EU, UK, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और कंबोडिया, इन्होंने अमेरिका से अपने अपने सेक्टर्स के लिए खास छूट हासिल की। EU ने एक बड़ी डील की और इनसे जो एवरेज टैरिफ थे इन देशों के लिए वो कम हो गए। और इस बीच अपने यहाँ लागत घटाकर, मुद्राओं को अपने तरीके से यूज़ करके इन देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को टैरिफ के असर से बचा लिया। तीसरी और बेहद महत्वपूर्ण रणनीति थी मुद्राओं का अवमूल्यन, जो लोगों को दिखाई नहीं दिया। निर्यात आधारित अर्थव्यवस्थाओं ने मुद्रा नीति से बफर बनाया। हालांकि डॉलर भी कमज़ोर था, लेकिन चीन ने युआन का बड़ा अवमूल्यन किया, जिससे टैरिफ का असर 10 से 12% कम हुआ। भारत ने भी अपने रुपए को रिकॉर्ड निचले स्तर तक जाने दिया ताकि निर्यात प्रतिस्पर्धी बने रहें। इससे जापान जैसे देशों को भी फ़ायदा हुआ, जहाँ टैरिफ का असर 10 से 15% ये इनकी कमजोरी के कारण संभल गया। चौथी जो रणनीति थी वो घरेलू प्रोत्साहन थे। निर्यात में कमजोरी के लिए घरेलू मांग को बढ़ाया गया। भारत ने त्योहारों से पहले जीएसटी के रेट्स काटे, 5 से 18% के स्लैब में कमी की। EU ने अपने बजट से अर्थव्यवस्था में बड़ा पैसा डाला। चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा खर्च बढ़ाया। लोगों को की खपत बढ़ाने के लिए उन्हें तमाम तरीके की रियायतें की और इनसे तीनों बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था की ताकत का इस्तेमाल किया। मैन्युफैक्चरिंग में वैल्यू एडिशन एक और रणनीति थी जो अपनाई गई। कंपनियों ने ट्रांसशिपमेंट रोक दिए और उत्पादन और वैल्यू एडिशन पर ध्यान दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ रूल्स ऑफ ओरिजिन लेकर आए थे और ऐसे उत्पादन जो कि किसी दूसरे देश से अमेरिका में आ रहे थे उन पर सख्ती हो रही थी। तो दुनिया के तमाम देशों ने अपने सप्लाई चेन को इंटीग्रेट किया है, उत्पादन प्रक्रिया बदल दी है। तो नसीहत क्या रही? 2025 के टैरिफ के शुरुआती झटके के बाद अब ये साफ समझ में आ गया है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था अपने पुराने मॉडल्स की तुलना में कहीं ज़्यादा मजबूत है और लचीली भी है। स्मूथ हाउले वाले खतरों का दौर गया जब उस कानून के बाद पूरी दुनिया में मंदी आई थी। ट्रंप बदला ले रहे थे, मगर पूरी दुनिया धैर्य और सूझबूझ के साथ खुद को तेज़ी से बदलते हुए व्यवहारिक फैसले कर रही थी और ज़्यादातर जगहों पर दुनिया में यह रणनीति सफल रही। नीति निर्माताओं और बिजनेस लीडर्स के लिए सबसे बड़ा सबक है कि 21वीं सदी की मजबूती दीवारें बनाने में नहीं है, विकल्प बनाने में है। डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन, दुनिया भर में फैले निर्यात बाजार और क्षेत्रीय साझेदारियां जरूरी हैं। तो जीत का नया फार्मूला क्या है जो एक लाइन में हमें पिछले 6 महीने में दिखाई दिया? एक तो हाई स्पीड सप्लाई चेन, दूसरा स्मार्ट सौदे, तीसरा तकनीक और चौथा घरेलू बाजार। इनके सहारे किसी भी परिस्थिति में टैरिफ जैसी आपदा, क्योंकि एक किस्म की आपदा थी दुनिया के व्यापार के लिए, इससे निपटा जा सकता है और दुनिया ने 6 महीने में ऐसा करके दिखाया। नसीम तालिब की ज़बान में कहें तो ये एंटी फ्रेजिलिटी है। एंटी फ्रेजाइल ऐसे सिस्टम होते हैं जो झटकों से बचते नहीं बल्कि उनसे मजबूत होते हैं।
दरअसल ज़िंदगी को 3 तरह से जिया जाता है। नाजुक चीज़ें टूटती हैं, जो फ्रेजाइल चीज़ें होती हैं। लचीली चीज़ें बचती तो हैं मगर बढ़ती नहीं हैं। लेकिन जो एंटी फ्रेजाइल अभंगुर चीज़ें होती हैं वो संकट से फलती फूलती हैं। जैसे मांसपेशियाँ वजन उठाने से टूटती नहीं, बढ़ती हैं। प्रसिद्ध अर्थविद जोसेफ शुम्पीटर इसे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते थे, यानी कुछ टूटना ज़रूरी है ताकि नया बने। औद्योगिक क्रांति से अब तक हर बड़ा आविष्कार यही करता रहा है। भाप का इंजन आया तो नहरें बंद हुई, कारें आईं तो घोड़ा गाड़ियाँ खत्म हुई, नेटफ्लिक्स आए तो ब्लॉकबस्टर फिल्मों का दौर चला गया। दुनिया का व्यापार ट्रंप के टैरिफ के हमलों से न केवल बच गया बल्कि वे एक नया रूप ले चुका है। अब ये ज़्यादा मल्टीपोलर है, बहुध्रुवीय है, क्षेत्रीय केंद्रित है और बड़े पैमाने पर डिजिटल है। अमेरिका के टैरिफ ने व्यापार के प्रवाह तो बदल दिए लेकिन ग्लोबल एकीकरण को नहीं रोक पाए और इसलिए इसका नक्शा बदल गया। 2025 की नसीहत सबक यही है कि इस जटिल और हाइपर कनेक्टेड दुनिया में मुक्त बाजार को तोड़ने की कोशिश सफल नहीं हुई, बल्कि इसने नए तरीके से खुद को बदल लिया। टैरिफ ने ग्लोबलाइजेशन को मारा नहीं बल्कि उसे संकट से निपटने के नए गुर, नए रास्ते सिखा दिए। सबने सोचा था कि टैरिफ की आग में सब जल जाएगा, लेकिन फिनिक्स की तरह दुनिया ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की आग की लपटों से नए पंख कर लिए। नवाज देवबंदी हमारे अजीज़ दोस्त हैं, उनके 2 अशार मुझे याद आ गए इस परिस्थिति को देखते हुए, इन आंकड़ों की एनालिसिस करते हुए। 2-4 क्या है सारे ज़माने के बावजूद, 2-4 क्या है सारे ज़माने के बावजूद, हम मिट नहीं सकेंगे मिटाने के बावजूद। ये राज काश बादे मुखालिफ तू जान ले, ये राज काश बादे मुखालिफ तू जान ले, क्यों जल रहे हैं तेरे बुझाने के बावजूद। अर्थ में आज इतना ही। इतिहास के किस्सों में दिलचस्पी है तो इंस्टाग्राम पर आइए, टाइम मशीन में हम इतिहास के किस्सों पर बात करते हैं और उन किस्सों से आपको जोड़ते हैं जो आपके आसपास घट रहा है। बड़ी खबरों के पीछे के पर्दे के पीछे क्या है उन्हें हम खोलते हैं द वाई फैक्टर में और किताबों की दुनिया में ले चलते हैं द बुकनू में, और ये तीनों इंस्टाग्राम पर उपलब्ध हैं। इंस्टाग्राम पर जुड़िए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं अर्थम में एक नए विषय के साथ।